नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट सेंट्रल में। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत की दिन भर की बड़ी खबरें बताते हैं। इसके अलावा कुछ दमदार स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं, उसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं और आखिर में उन ट्रिगर्स पर फोकस करते हैं जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो चलिए कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहली खबर, कर संकट से गुजर रही वारियर ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को लेकर शुक्रवार को दो नए अपडेट्स आए हैं। पहला यह कि गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी ने बैंकों की समिति यानी सीओसी की ओर से मंजूर रिवाइवल प्लान को एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को सौंप दिया है। डीजीसीए को सौंपे गए रिवाइवल प्लान के मुताबिक गो फर्स्ट ने 22 विमानों के साथ जल्द से जल्द उड़ानों को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं डीजीसीए गो फर्स्ट के रिवाइवल प्लान से संबंधित दस्तावेजों की जांच करेगा। साथ ही गो फर्स्ट को परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति देने से पहले उसकी परिचालन तैयारियों का ऑडिट भी किया जाएगा। दूसरा अपडेट यह है कि कारोबारी दिक्कतों का हवाला देते हुए गो फर्स्ट ने अपनी उड़ानों को 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। कंपनी ने इससे पहले 30 जून तक उड़ानों को रद्द करने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि कंपनी ने 12वीं बार अपनी उड़ानों को रद्द करने की घोषणा की है। दूसरी खबर, आईसीआईसीआई बैंक की ब्रोकिंग कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। 29 जून को हुई बोर्ड बैठक में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बोर्ड ने डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि यह डीलिस्टिंग कैश पे आउट के जरिए नहीं बल्कि शेयर स्वैप के जरिए होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के पास इस कंपनी की करीब 75% हिस्सेदारी है और डीलिस्टिंग के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बैंक की 100% हिस्सेदारी वाली कंपनी बन जाएगी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरधारकों को अपने शेयरों के बदले आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिलेंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरधारकों को अपने 100 शेयरों के बदले में आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे। डीलिस्टिंग या आईसीआईसीआई बैंक की ओर से अधिग्रहण की इस प्रक्रिया को पूरी करने में 12 से 15 महीने का समय लगेगा। तीसरी खबर, महारत्न सरकारी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है। 28 जून को हुई बैठक में बोर्ड ने 18,000 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। इस रकम का इस्तेमाल एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े उद्देश्य हासिल करने पर किया जाएगा। हालांकि इस राइट्स इशू से जुड़े बाकी डिटेल्स की जानकारी पर फैसला नहीं हुआ है और बाद में साझा की जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस कंपनी में 9,000 करोड़ रुपए तक की रकम का निवेश कर सकती है। दरअसल इस साल के बजट में सरकार ने तीनों तेल मार्केटिंग कंपनियों में कुल 30,000 करोड़ रुपए की निवेश योजना की घोषणा की थी ताकि ये तीनों कंपनियां एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े उद्देश्य को हासिल कर सकें। हालांकि इस राइट्स इशू के जरिए निवेश से सरकार की इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि मार्च अंत तक सरकार का इस कंपनी में 53% के आसपास हिस्सा था और इसे बरकरार रखने के लिए सरकार को 18,000 करोड़ रुपए की कुल राशि में से आधी रकम का निवेश तो करना ही होगा। चौथी खबर, एक समय अनिल अंबानी समूह में सबसे मूल्यवान समझी जाने वाली रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी आईआईएचएल के रेजोल्यूशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आईआईएचएल के प्रस्ताव के पक्ष में 99.6% वोट पड़े। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के लिए कर्ज समाधान के लिए लेंडर्स की ओर से 26 अप्रैल को करवाए गए नीलामी के दूसरे राउंड में आईआईएचएल ने 9,661 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी। हालांकि इस राउंड में आईआईएचएल बोली लगाने वाली इकलौती कंपनी थी और इस बोली की रकम रिलायंस कैपिटल की 13,000 करोड़ रुपए की लिक्विडेशन वैल्यू से काफी कम है। इस कंपनी के पास रखी 500 करोड़ रुपए की नकदी को मिलाकर लेंडर्स को करीब 10,200 करोड़ रुपए की राशि मिलने की उम्मीद है, जबकि इस कंपनी पर 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इस तरह कंपनी के लेंडर्स को करीब 65% रकम की रिकवरी होगी। इस कंपनी के इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेटर की हिंदुजा ग्रुप के इस प्रस्ताव को अगले हफ्ते एनसीएलटी की मुंबई बेंच के सामने रखने की योजना है। हालांकि इस मामले पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आएगा क्योंकि नीलामी के पहले राउंड में 8,640 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाने वाले टोरेंट ग्रुप ने दूसरे राउंड के खिलाफ आपत्ति जाहिर की थी और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने लेंडर्स को दूसरा राउंड करवाने की मंजूरी तो दे दी थी, पर इस केस में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है, जिस पर अगस्त में अगली सुनवाई होगी और दूसरे राउंड की बोली का नतीजा भी इसी फैसले के अधीन ही होगा। पांचवी खबर, नकदी की दिग्गज से जुट रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर शुक्रवार को दो खबरें आई हैं। पहली ये कि चीन की टेलीकॉम कंपनी ZTE को भारत में वोडाफोन आइडिया के लिए टेलीकॉम उपकरण सप्लाई करने के लिए सरकार का सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS से ये क्लियरेंस मिला है। क्लियरेंस मिलने के बाद ZTE अब वोडाफोन आइडिया को 200 करोड़ रुपए के टेलीकॉम उपकरणों की सप्लाई कर सकेगी। वोडाफोन आइडिया इन उपकरणों का इस्तेमाल नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए करेगी और दूसरी खबर यह है कि वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में लगातार
25वें महीने गिरावट देखने को मिली है। बुधवार 28 जून की शाम को ट्राई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में जियो और एयरटेल के ग्राहकों में मिलाकर 35 लाख का इजाफा हुआ है, जबकि वोडाफोन आइडिया ने करीब 30 लाख ग्राहक गंवा दिए हैं। अप्रैल महीने में जियो ने 33 लाख तो एयरटेल ने 1,80,000 नए ग्राहक जोड़े हैं। छठी खबर, पेन रिलीफ से जुड़े उत्पाद बनाने वाली चेन्नई की कंपनी अमृतांजन हेल्थकेयर के बोर्ड ने बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 29 जून को हुई बोर्ड बैठक में कंपनी के 3,20,000 शेयरों के बायबैक को मंजूरी दे दी गई है। कुल मिलाकर कंपनी के 1.1% हिस्से के शेयरों का बायबैक होगा, जो कि 900 रुपये प्रति शेयर के भाव पर किया जाएगा। यानी कि बायबैक का प्राइस 28 जून की क्लोजिंग से 35% के प्रीमियम पर है। आपको बता दें कि इस बायबैक पर कंपनी कुल 28 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च करेगी, जो कि टेंडर रूट के जरिए होगा। इस प्रक्रिया के लिए 13 जुलाई रिकॉर्ड डेट तय की गई है, यानी कि जिन भी शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में 13 जुलाई को कंपनी के शेयर होंगे, वो इस बायबैक में शेयर टेंडर करने के योग्य होंगे। बायबैक को मंजूरी की खबर से शुक्रवार को शेयर में 16% तक का उछाल देखने को मिला और 10% की बढ़त के साथ शेयर में क्लोजिंग देखने को मिली। सातवीं खबर, हायर एजुकेशन और अपस्किलिंग पर फोकस करने वाले एडटेक स्टार्टअप अपग्रेड की यूएस की कंपनी उडेसिटी को खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीने से उडेसिटी की मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेचने की खबरें हैं, क्योंकि कंपनी अपने 70% के आसपास के रिटेंशन रेट से जूझ रही है। माना जा रहा है कि इस कंपनी की शेयर स्वैप यानी शेयरों की अदला बदली के जरिए सौदा करने की योजना है। फिलहाल उडेसिटी का वैल्यूएशन $10 करोड़ से ज्यादा आंका जा रहा है, जो अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा एंटरप्राइज ग्राहकों से कमाती है। इससे पहले उडेसिटी ने एक निवेशक से करीब $20 करोड़ के वैल्यूएशन की मांग की थी, पर सौदा पूरा नहीं हो पाया था। अपग्रेड के साथ सौदा 10 से 12 करोड़ डॉलर की वैल्यू में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आठवीं खबर, एडटेक कंपनी बायजूस को लेकर 2 अपडेट आए हैं। पहला ये कि बायजूस के मामले ने ऑडिटिंग रेगुलेटर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA की खामियों को उजागर किया है। आमतौर पर बायजूस जैसे घटनाक्रम में NFRA को जांच का अधिकार होता है, लेकिन NFRA की जांच का दायरा शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और दिग्गज सरकारी कंपनियों तक ही सीमित है। बायजूस जैसी प्राइवेट कंपनियां फिलहाल NFRA के दायरे में नहीं आती हैं। दूसरा अपडेट यह है कि कंपनी को लेकर लगातार आ रही खराब खबरों के बीच बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने टाउन हॉल मीटिंग के जरिए अपने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि कंपनी के हालात उतने खराब नहीं हैं जितने मीडिया में बताए जा रहे हैं। इस टाउन हॉल मीटिंग में रविंद्रन ने टेक्नोलॉजी और लर्निंग के बारे में बातचीत की, पर हाल में हुई छटनी को एक्नॉलेज नहीं किया। इस टाउन हॉल मीटिंग में शामिल हुए कंपनी के कर्मचारी के मुताबिक इस बैठक में चैट बॉक्स को डिसेबल्ड रखा गया था, यानी कि कंपनी के कर्मचारी रविंद्रन से सवाल नहीं पूछ सकते थे। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की, जो कि लगातार नए रिकॉर्ड हाईज छू रहा है, और कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझते हैं। पहली खबर, टाटा ग्रुप की टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी कंपनी टाटा कम्युनिकेशन के शेयर में शुक्रवार 30 जून को 4.5% तक की गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान शेयर ने 1512 रुपये 45 पैसे के भाव तक गोता लगाया था। हालांकि क्लोजिंग करीब 1% की मजबूती के साथ हुई, क्योंकि निचले स्तरों से शेयर में शानदार रिकवरी देखने को मिली। दरअसल इस कंपनी ने यूएस की कंपनी कैलेरा को $10 करोड़ में खरीदने की घोषणा की है। इस डील में NYSE पर लिस्टेड कंपनी कैलेरा का 31 मार्च 2023 तक का $22.49 करोड़ का ग्रॉस और करीब $15 करोड़ का नेट कर्ज भी शामिल है। इस कर्ज का ज्यादातर हिस्सा कैलेरा की ओर से पहले किए गए अधिग्रहण से जुड़ा है। एंटरप्राइज मैसेजिंग के कारोबार से जुड़ी ये कंपनी अपने ग्राहकों को मैसेजिंग, वीडियो, पुश नोटिफिकेशंस, ईमेल और वॉइस बेस्ड सर्विसेज एंड चैटबॉट्स के जरिए इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज मुहैया करवाती है। टाटा कम्युनिकेशन की ओर से जारी स्टेटमेंट के अनुसार इस अधिग्रहण से कंपनी को मजबूत कैपेबिलिटीज और स्केल वाला इंडस्ट्री प्रूवन प्लेटफॉर्म हासिल होगा। इस अधिग्रहण की घोषणा के बाद मोतीलाल ओसवाल ने टाटा कम्युनिकेशन के शेयर पर 1550 रुपये के लक्ष्य के साथ न्यूट्रल रेटिंग दी है। ब्रोकिंग हाउस का मानना है कि इस अधिग्रहण से कंपनी का नेट कर्ज 22% बढ़कर 6,800 करोड़ रुपये हो सकता है। दूसरी खबर, एसी जनरेटर्स और मोटर्स बनाने वाली कंपनी टीडी पावर सिस्टम के शेयर में शुक्रवार 30 जून को 12% तक का बड़ा उछाल देखने को मिला, जो कि 3 महीने में एक दिन का सबसे बड़ा जंप है। दिन के दौरान शेयर ने 249 रुपये 40 पैसे की ऊंचाई को छुआ, जो कि शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है, यानी लाइफ टाइम हाई लेवल है। दरअसल टीडी पावर के शेयर में शुक्रवार को बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर में एक्शन देखने को मिला। एक्सचेंजों पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक इस कंपनी के कुल 3 करोड़ 76 लाख शेयरों का सौदा 221 रुपये के औसत भाव पर हुआ। ब्लॉक डील के जरिए हुए सौदे के मुताबिक कंपनी के 23.8% हिस्से की अदला बदली हुई है। इस ब्लॉक डील में खरीदार और बिकवाल का पता तो नहीं चल पाया, पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के प्रमोटर और शेयरधारकों की अपना 24.2% हिस्सा बेचकर 800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। इन शेयरधारकों में निखिल कुमार, मोहिब नुमान भाई खेरीचा, हितोशी मत्सो, सोफिया मोहिन खेरीचा और लवन्यस
संकरण के नाम शामिल थे। आपको बता दें कि फिलहाल टीडी पावर के प्रमोटर्स के पास 58.45% हिस्सेदारी है, जो कि इस हिस्सा बिक्री के बाद घटकर करीब 34.5% के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। तीसरी खबर, देश की सबसे बड़ी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स के शेयर में शुक्रवार 30 जून को 14% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक समय शेयर का भाव 1411 रुपये 40 पैसे तक भी लुढ़क गया था। हालांकि बाद में रिकवरी आई और शेयर करीब 8.5% की कमजोरी लेकर बंद हुआ। दरअसल 29 जून को इस कंपनी के बोर्ड ने मौजूदा सॉफ्टवेयर वेंडर 63 मून्स के साथ सॉफ्टवेयर करार को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ये करार अगले 6 महीने यानी 2 तिमाही के लिए बढ़ाया गया है, जो कि 1 जुलाई 2023 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक इस करार के तहत कंपनी हर तिमाही 63 मून्स को 125 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, जबकि मार्च तिमाही में इस कंपनी ने कुल 87 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया था। इसका मतलब ये हुआ कि एक तिमाही के खर्च में करीब 44% की वृद्धि होगी। आपको बता दें कि एमसीएक्स का 63 मून्स के लॉन्ग टर्म सपोर्ट सर्विस अरेंजमेंट 30 सितंबर 2022 को खत्म हो गया था और उस समय एमसीएक्स ने टीसीएस को नए टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर चुना था। इसके बावजूद 63 मून्स के साथ करार को 3 बार बढ़ाया जा चुका है। ब्रोकरेज हाउसेस ने इस कदम को शेयर के लिए छोटी अवधि के लिए नेगेटिव बताया है। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 1550 रुपये निर्धारित किया है। पर इस घोषणा के बाद 63 मून्स के शेयर में 18% का उछाल देखने को मिला और शेयर ने दिन के दौरान 255 रुपये 90 पैसे का 52 वीक हाई भी छुआ था। चौथी खबर, माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के शेयर में शुक्रवार 30 जून को 6% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिली थी। इंटरडे में शेयर ने 1244 रुपये 95 पैसे का निचला स्तर छुआ था और क्लोजिंग भी करीब 5.5% की कमजोरी के साथ ही देखने को मिली। क्रेडिट एक्सेस के शेयर में शुक्रवार को 1 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ, जो कि कंपनी की कुल 6.5% हिस्सेदारी के बराबर है। इस ब्लॉक डील की वैल्यू 1277 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील में खरीदार और बिकवाल का पता तो नहीं चल पाया, पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के एक प्रमोटर क्रेडिट एक्सेस इंडिया बीवी की ब्लॉक डील के जरिए 5.8% हिस्सा बेचने की योजना थी, जिससे प्रमोटर्स की 1107 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की योजना थी। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के डच प्रमोटर क्रेडिट एक्सेस इंडिया बीवी के पास इस कंपनी की करीब 74.25% हिस्सेदारी थी। इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस 1230 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। पांचवी खबर, एसेट मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को 7 से 15% तक का बड़ा उछाल देखने को मिला। एचडीएफसी शेयर ने तो दिन के दौरान 2349 रुपये 90 पैसे का 52 वीक हाई भी छुआ था। दरअसल म्यूचुअल फंड कंपनियों के शेयरों में उत्साह के पीछे वजह है सेबी की बैठक में हुआ फैसला। 28 जून को मार्केट रेगुलेटर सेबी की बैठक में कई अहम फैसले हुए थे, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनियों की ओर से अपने निवेशकों से वसूले जाने वाले खर्च यानी टोटल एक्सपेंस रेशो TER पर भी फैसला होने वाला था। पर सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के TER पर फैसला टाल दिया है और कहा है कि टोटल एक्सपेंस रेशो पर दूसरा कंसल्टेशन पेपर लाया जाएगा। इतना ही नहीं, सेबी ने यह भी कहा कि एक दूसरे कंसल्टेशन पेपर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खुश होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा था कि म्यूचुअल फंड कंपनियों की ओर से वसूले जाने वाले खर्च यानी TER को फंड हाउसेस के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा और खराब प्रदर्शन वाले फंड हाउसेस केवल बेस चार्ज को ही वसूल पाएंगे। ऐसा होने पर एनालिस्ट का मानना था कि AMCs के मुनाफे में 20 से 30% की कमी हो सकती है। सेबी के इस फैसले से सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों के शेयरों में एक बड़ी रिलीफ रैली देखने को मिली है। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। वक्त है शो को यहीं समेटने का, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, चलते चलते आपको बताते हैं कि सोमवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो 30 जून को यूएस के जून महीने के कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के आंकड़े जारी हुए हैं और उसके साथ साथ यूरोप के जून महीने के CPI महंगाई के आंकड़े भी रिलीज हुए हैं। इन दोनों आंकड़ों पर ग्लोबल मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर 3 जुलाई को इंडियन मार्केट्स रिएक्ट करेंगे। साथ ही जून महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े 1 जुलाई को रिलीज होंगे। वो कैसे आंकड़े आते हैं, उस पर ऑटो स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये 3 जुलाई को देखना होगा। साथ ही साथ फुटवेयर कंपनियां, इन पर भी आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि 1 जुलाई से इन कंपनियों के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल के नियम आए थे वो लागू होते हुए नजर आएंगे, तो उस पर बाजार खास तौर पे फोकस करेगा। आईपीओ मार्केट की जहां तक बात है तो PKH वेंचर्स के आईपीओ का दूसरा दिन है, क्योंकि शुक्रवार को ये आईपीओ खुला था और पहले दिन 4 बजे तक देखें तो महज 5% के आसपास का ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। हालांकि जो प्राइस बैंड है वो 140 से 148 रुपए है। 4 जुलाई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 3 जुलाई की जहां तक बात है तो SGX निफ्टी का पूरा कारोबार गिफ्ट सिटी में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, यानी कि जितने भी ट्रेड्स SGX निफ्टी में देखने को मिलते थे वो अब गिफ्ट सिटी में ट्रांसफर होते हुए नजर आएंगे। 3 जुलाई को SME से मेन बोर्ड पर शिफ्ट हो जाएगा जेंसॉल इंजीनियरिंग का शेयर, यानी कि SME में कारोबार करता था ये, अब ये BSE
और NSE पर ट्रेडिंग की शुरुआत करता हुआ दिखेगा। शुक्रवार को इस शेयर में 10% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा था। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यूएस के बाजार केवल आधे दिन के लिए ही कारोबार करेंगे, तो उस पर भी ग्लोबल मार्केट्स की खास तौर पर नजर रहने वाली है। तो कॉर्पोरेट सेटल में आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ कुछ दमदार एक्शन वाले शेयरों के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। तो सोमवार को आपसे फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि, हैप्पी वीकेंड।